स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, सेल डिवीजन। थोड़ा सा आइडिया दिया था, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था 3 टाइप ऑफ डिवीजन मैंने बताए थे, ए माइटोटिक, माइटोटिक और मियोसिस। ए माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो किस में होता है? लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। किस में होता है? लोअर ऑर्गेनिज्म में। लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है स्टूडेंट्स की, ये आपका कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन होगी, इसमें ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इस तरह से स्ट्रेच हो रहा है, ये 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। देयर आफ्टर ये बीच में जो होती है सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होती है और 2 सेल बन जाती है। तो एक सिंपल डिवीजन होता है जिसे हमने बाइनरी डिवीजन भी बोला था। ये क्या होता है? ए माइटोटिक डिवीजन। अब आते हैं अपन जो हायर क्लासेस होती है, हायर क्लासेस में हम मेनली 2 डिवीजन पढ़ते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइटोसिस? माइटोसिस का मतलब होता है जब क्रोमोसोम नंबर स्टार्टिंग में जितने हैं एंडिंग में उतने रहेंगे, जबकि मियोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर एंडिंग में यानी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिवीजन, डिवीजन के कंप्लीट होने के बाद क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। तो वो क्या कहला रहा है? मियोसिस कहलाता है। अब ये कैसे होगा? सबसे पहले तो ये देखो 2n का मतलब क्या होता है और n का मतलब क्या होता है। 2n का मतलब तो होता है स्टूडेंट डिप्लॉयड, कि डिप्लॉयड जो होते हैं उनको हम 2n बोलते हैं। n का मतलब होता है हैप्लॉयड, हैप्लॉयड को हम क्या बोल रहे हैं? एन बोल रहे हैं। अब डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का मतलब क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है, बट हम बोलते क्या है? 23 पेयर। 23 पेयर क्यों बोल रहे हैं? डेट मीन्स इसका मतलब है 22 पेयर जो होते हैं, तुमने अभी 10th में पढ़ा, ऑटोनॉमस होते हैं, और 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। यानी कहने का मतलब 2 क्रोमोसोम मिलके एक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, एक करेक्टर को कोड कर रहे हैं। अपन यहाँ ऐसी बात बोलेंगे कि 2 क्रोमोसोम या मिलके एक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? डिप्लॉयड कहलाती है। बट लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या लोअर प्लांट्स जो होते हैं उनमें ओनली 1 क्रोमोसोम ही होता है जो कि एक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए वो कंडीशन क्या कहलाती है? हैप्लॉयड कहलाती है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना। तो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड यहाँ समझ में आया। अब मैंने यहाँ पे बताई आपको बात कि हमारे पास कितने हैं? 46 क्रोमोसोम है। तो माइटोसिस में स्टार्टिंग में 46 यानी 23 पेयर है, तो 23 पेयर ही रहेंगे क्रोमोसोम नंबर। जबकि मियोसिस में यदि 23 पेयर है तो 23 पेयर से कितने हो जाते हैं? 23 क्रोमोसोम। जैसे मैं वापस बोलूंगी कि यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, तो अगेन कितने यहाँ पे क्रोमोसोम रह गए हैं? 46। बट यहाँ पे क्या है? 46 है क्रोमोसोम, तो एंडिंग में क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? 23 क्रोमोसोम रह जाते हैं, तो जस्ट हाफ हो जाते हैं। तो माइटोसिस और मियोसिस का ये मेन डिफरेंस हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर आफ्टर द डिवीजन सेम रहते हैं, जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आफ्टर द डिवीजन जो है वो क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड चीज पे आते हैं अपन यहाँ पे। तो सेकंड चीज एक और मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि जब हम माइटोसिस कर रहे हैं तो माइटोसिस में 1 सेल जो होती है अल्टीमेटली डिवीजन के एंडिंग में 2 सेल फॉर्म करती है। ठीक है, और ये मैं आगे डिवीजन करके पूरा क्लियर बताऊंगी आपको। जबकि यहाँ पे क्या होती है? 1 सेल जो होती है वो कितनी सेल में कन्वर्ट होती है? 4 सेल में। वो कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी पूरा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा याद रखना कि माइटोसिस में तो 1 सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे 1 सेल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिवीजन 4 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड पे आते हैं अपन कि ये मेनली किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? माइटोसिस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि मियोसिस की बात करें तो वो गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें मेनली अपन गैमेट फॉर्मेशन के समय हो रहा है, मेनली फंक्शन इसका क्या होता है? ये वेरिएशंस डेवलप करता है नेक्स्ट जनरेशन में। अब अपन स्टार्ट करते हैं। माइटोसिस बोलो या माइटोटिक डिवीजन बोलो, एक की बात होती है। इसको सबसे पहले प्लांट सेल में किसने देखा था? स्ट्रॉसबर्गर ने। एनिमल सेल में किसने देखा था? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने ही आगे इसकी स्टडी करके बताया था। अब जब हम माइटोसिस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टूडेंट्स वहां भी बताया था जब हमने ए माइटोटिक डिवीजन पढ़ा। ए माइटोटिक डिवीजन में मैंने क्या बताया आपको कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देयर आफ्टर साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होती है। सेम यहाँ पे भी जब आपकी न्यूक्लियस डिवीजन होता है तो उसे तो क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और जब साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन कैरियोकाइनेसिस, यानी स्टार्टिंग जो होती है वो किससे होती है? कैरियोकाइनेसिस से। माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस में 2 फेजेज मेनली हम पढ़ते हैं, इंटरफेज और एनफेज। इंटरफेज जो होती है एक तरह से प्रिपरेटिंग फेज होती है, कि प्रिपरेशन करती है। तो कैसे करती है? तो इसमें अगेन 3 फेज यहाँ पे हमें पढ़नी है, G1S और G2 फेज। G1S का मतलब, G1 का मतलब क्या होता है? ग्रोथ फेज 1,
एस का मतलब क्या होता है सिंथेसिस फेज और G2 का मतलब क्या होता है ग्रोथ फेज सेकंड। ठीक है, ये ध्यान रखना। ग्रोथ फेज 1 का मतलब है कि इसमें क्या बन रहा है, आरएनए प्रोटीन बन रहा है। ग्रोथ फेज सेकंड का मतलब क्या है, इसमें भी आरएनए और प्रोटीन बनता है। बट एस का मतलब क्या है सिंथेसिस फेज, इसमें क्या होता है डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। उस प्रोसेस को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। ये थोड़ा हमें ध्यान, यानी प्रिपरेशन हो रही है कोई भी वर्क करने के लिए। अब इसके बाद अपने क्या स्टार्ट होता है डिवीजन, यानी कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होता है। और कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेजेस रहती हैं। पहली होती है प्रोफेज, सेकंड होती है मेटाफेज, थर्ड होती है एनाफेज और फोर्थ होती है टीलोफेज। उसके बाद 2 डिवीजन के बीच में कुछ समय के लिए एक फेज और आती है जिसे G0 फेज है, रेस्ट फेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लगभग इस पूरे डिवीजन को यदि ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 24 आवर्स लगते हैं। 24 आवर्स में जो कैरियोकाइनेसिस होता है वो केवल कितनी देर का होता है, इसे एम फेज भी बोल रहे हैं अपन, 1 आवर का। जबकि प्रिपरेशन में लगभग कितना समय लग जाता है 23 आवर्स, जिसमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट फेज भी रहती है 2 डिवीजन के बीच की। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इंटरफेज में G1 S G2 फेज, ये प्रिपरेशन फेज होती है। ह्यूमन बीइंग में लगभग 23 आवर्स की होती है। देयर आफ्टर इसमें डिवीजन होता है। डिवीजन की 4 फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब अपन एम फेज की स्टडी करेंगे। इंटरफेज में यही चीज रहती है। अब मैं आती हूँ एम फेज पे। तो एम फेज में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेज में क्या होता है कि जैसे हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल की मैं बताऊँ बात। तो उसके बाद क्या होता है, इसके पास सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम के बाद ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं वो कंडेंस्ड होते हैं और कंडेंस्ड होकर जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज क्रोमोजोम्स। अब इनको क्या नाम देते हैं अपन, क्रोमोजोम। ठीक है, उसके अलावा ये जो है ये एक सेंट्रियोल है। ये एक सेंट्रियोल जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है और इसके बीच में ये जो है ये क्या फॉर्म हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर। क्या बन रहे हैं, स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं। ये तो होगी अर्ली प्रोफेज, ये हो रही है लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज के आते आते कंप्लीटली क्या हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, जो मैंने यहाँ पे बताया है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाती है, क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्टेड इनटू क्रोमोजोम या क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस्ड एंड फॉर्म क्रोमोजोम, ये भी बोल सकते हैं हम। एक सेंट्रियोल दूसरी तरफ मूव कर रही है तो 1 सेंट्रियोल मूव टुवर्ड द अनदर पोल, ये हो गया। देयर आफ्टर अपन आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है स्टूडेंट्स, मेटाफेज में अगेन मैंने बताया दोनों अलग अलग पोल पे आ गए। बीच में क्या बन गए, स्पिंडल फाइबर बन गए और क्रोमोजोम यहाँ बिल्कुल बीच में आके लग जाते हैं। तो एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दिख रही है, इसलिए इसको मैंने क्या नाम दिया, मेटाफेजिक प्लेट। अब क्या होता है, इस मेटाफेजिक प्लेट के बीच में से सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज आती है जिसे बोलते हैं अपन एनाफेज। एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। स्प्लिट होने के बाद 2 क्रोमोजोम जो होते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं और 2 क्रोमोजोम नीचे की तरफ आते हैं। तो मैंने कहा बोथ द क्रोमोजोम मूव टुवर्ड द अपोजिट साइड, यानी अपोजिट साइड। यहाँ पे मैंने बोथ बोले हैं स्टूडेंट्स। मैंने अभी स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था 46 क्रोमोजोम है, तो 46 ही ऊपर जाएंगे, 46 ही नीचे आएंगे। ये मैं सोचना मैम ने 2 बनाए तो 2 ही होगा, नहीं, 46 क्रोमोजोम ऊपर जाएंगे, 46 क्रोमोजोम नीचे आएंगे। ये हमें ध्यान रखनी है थोड़ी बात। ठीक है, मैंने डायग्राम में केवल इतना बताया। टीलोफेज में अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है, न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाती है, क्रोमोजोम कन्वर्टेड इनटू, क्या बोलूंगी मैं यहाँ पे, क्रोमोजोम कन्वर्टेड इनटू क्रोमेटिन फाइबर, दोनों तरफ सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये फेज क्या कहला रही है, ये फेज टीलोफेज कहलाती है। और यहाँ पे एक आपका कंप्लीट क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एम फेज में यहाँ पे आपका कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट है। अब आते हैं अपन साइटोकाइनेसिस पे। अगर अपन यहाँ देखें तो थोड़ी देर की अपन अपनी यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी रहती है, ये चीज ध्यान रखना। ये थोड़ी सी देर की मैं यहाँ पे आपको साइटोकाइनेसिस भी बताऊंगी। ठीक है, साइटोकाइनेसिस भी रहती है। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस में होता क्या है, मैं दोनों का बताती हूँ, एनिमल सेल और प्लांट सेल। पहली बात तो ये ध्यान रखना, एनिमल सेल में तो क्या थे, सेंट्रोसोम थे जिसने स्पिंडल फाइबर बनाया था। जबकि प्लांट सेल में क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म ही क्या करता है, ये बीच में रेज फॉर्म करता है जिसे एस्टर रे नाम देते हैं। सेकंड थिंग, एनिमल सेल में क्या होता है, इनवेजिनेशन, यानी इनफोल्डिंग भी बोल सकते हैं, इनवेजिनेशन और इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ
ड्यू टू इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, ये कंप्लीटली सेल जो होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, 1 सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया, इसके ऊपर की तरफ सेंट्रोसोम आ गया। ठीक है, इसमें अंदर कंप्लीट वही स्ट्रक्चर रहेगी जो अपन ने ऊपर देखी थी, सेम यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं अपन प्लांट सेल पे। प्लांट सेल में क्या होता है, मैंने वहां पे ही समझाया था जब सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ था, तो वहां मैंने स्टूडेंट्स ये बात बोली थी तुम्हें कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्या होता है, जब 2 न्यूक्लियस यहाँ पे बन गए हैं तो इसके बीच में क्या होती है, छोटी छोटी सी वेसिकल्स आके लग जाती हैं, किसकी, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की। ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की वेसिकल्स आके लग रही हैं, ये अल्टीमेटली क्या करती हैं, एक प्लेट फॉर्म कर रही है। दिस प्लेट इज नॉन एज सेल प्लेट। इस प्लेट को अपन क्या नाम दे रहे हैं, सेल प्लेट नाम दे रहे हैं। ये सेल प्लेट जो होती है फिर फ्यूज हो जाती है, और फ्यूज होने के बाद अल्टीमेटली ये क्या करती है, पहले तो मिडिल लैमेला जो हमने देखा था कि मिडिल लैमेला फॉर्म करेगी, मिडिल लैमेला के बाद प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के बाद सेकेंडरी सेल वॉल, यानी अल्टीमेटली ये पूरी की पूरी 2 आपकी सेल यहाँ पे भी बन जाती है। ठीक है, तो प्लांट सेल में तो क्या होगा, किससे होगा, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट के कारण है ना, 1 सेल 2 सेल में कन्वर्ट होगी, जबकि यहाँ पे इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन के कारण होगी। क्लियर। सेकंड, प्लांट सेल और एनिमल सेल के सेल डिवीजन में क्या डिफरेंस बताया कि एनिमल सेल में तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, सेंट्रोसोम से। प्लांट सेल में किससे हो रहा है, साइटोप्लाज्म से। किससे हो रहा है, साइटोप्लाज्म से, ये याद रखना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस में मैंने बताया था क्रोमोसोम नंबर जो है स्टार्टिंग में 2n से क्या रह जाते हैं, n रह जाते हैं, यानी हाफ हो जाते हैं। यहाँ पे एक चीज और बताऊंगी स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 2 रहते हैं मियोसिस। एक होता है मियोसिस यानी स्टार्टिंग अपन किससे करते हैं, मियोसिस फर्स्ट से, और फिर क्या होता है अगेन उसी समय मियोसिस सेकेंड होता है। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट में अब मैं स्टार्टिंग बताती हूँ आपको, तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगी। एक बार तो क्या बताया था मैंने, इंटरफेज, स्टार्टिंग तो इंटरफेज वही प्रिपरेशन फेज रहती है, जो कि प्रिपरेशन फेज, और सेकंड जो होती है एम फेज होती है। ठीक है, अब ये जो एम फेज होती है, इस एम फेज में अगेन मैं स्टार्ट करती हूँ प्रोफेज 1। इसको मैं क्या नाम दूंगी, जैसे यहाँ पे इसको भी इंटरफेज 1 नाम दिया, यहाँ पे इसको मैं क्या नाम दूंगी, प्रोफेज 1। यहाँ पे स्टूडेंट प्रोफेज 1 की 5 स्टेजेज अगेन होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो ये लगभग 5 है ना स्टेजेस, लगभग नहीं, ये 5 स्टेजेस होती ही हैं इसके अंदर, किसमें, प्रोफेज 1 में। देन फिर आते हैं अपन इसके बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी मैंने वहां पे बताई थी आपको, मेटाफेज 1। फिर मैंने आपको बताई थी एनाफेज, तो यहाँ पे क्या बोलूंगी मैं, एनाफेज 1। फिर आएगी टीलोफेज 1, और यहाँ तक स्टूडेंट जितना भी डिवीजन है वो हमने क्या बोला था, ये पूरा डिवीजन ये क्या है, कैरियोकाइनेसिस। इस पूरे डिवीजन को अपन क्या नाम दे रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस कह रहे हैं। ठीक है, ये वाली चीज हमें समझ में आ गई। अब मैं स्टार्ट करती हूँ अगेन, ये डिवीजन स्टार्ट करें हम यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मियोसिस फर्स्ट समझते हैं और फिर मियोसिस सेकंड समझेंगे। ठीक है, तो इंटरफेज 1 तो वही होगी जो मैंने 3 स्टेजेस आपको कौन कौन सी बताई थी, G1, S, G2, और इसमें प्रिपरेशन रहती है। ठीक है, फिर आते हैं अपन सबसे पहले प्रोफेज 1 पे। प्रोफेज 1 की कौन सी स्टेज पे आते हैं अपन, लेप्टोटीन पे। ठीक है, लेप्टोटीन में क्या होता है, बाहर वाली ये सेल मेम्ब्रेन है, हाँ सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये क्या है, सेंट्रोसोम है, और ये पूरा का पूरा क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, इसके अंदर क्या हो गया, ये क्रोमेटिन फाइबर हो गए और न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया।
ठीक है, न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन फाइबर और न्यूक्लियोप्लाज्म में रहता है। ये तो एक जनरल हमने स्ट्रक्चर देखी इसकी। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे कि लैप्टोटीन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है। वापस जैसे मैंने वहां बताया था कि इसमें क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं वो कंडेंस्ड होते हैं, और कंडेंस्ड होके वो क्या बना रहे हैं, अल्टीमेटली क्रोमोजोम्स फॉर्म करते हैं। इस तरह से क्या कर रहे हैं, ये क्रोमोजोम फॉर्म करते हैं। किसमें, लैप्टोटीन में, पर इसमें न्यूक्लियोलस आपको क्लियरली दिख रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको क्लियरली दिख रही है। अब आती हूँ मैं नेक्स्ट स्टेज पे, जो कि मैंने बताई आपको जाइगोटीन। अब वापिस वही बात स्टूडेंट्स, ये 46 क्रोमोजोम है, 46 में वही 23 पेयर हैं। अभी 23 जो है यानी 46 अलग अलग हैं। अब इन 46 में से जो पेयरिंग वाली यानी होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं वो पास पास आते हैं। ठीक है, मैं अभी क्या बोल रही हूँ, 46 क्रोमोजोम यहाँ पे इसमें अंदर बनेंगे, ये अभी अलग अलग हैं सारे। अब इनमें पेयरिंग होती है, तो मैं यहाँ पे जो बोलूंगी सेकंड में कि इसमें क्या होता है, जाइगोटीन में पेयरिंग होती है। पेयरिंग का मतलब क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोजोम पास पास आते हैं। ठीक है, और ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये इस तरह से पेयरिंग कर रहे हैं। ये दोनों हैं क्या, ये दोनों हैं होमोलोगस क्रोमोजोम। ठीक है, इसमें एक स्ट्रक्चर और बनाऊंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ये बनाया, बट इसमें ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में ये ऐसे यानी बाइवेलेंट ऐसे ही दिख रहे हैं। ठीक है, बट जब ये होमोलोगस पेयरिंग की फॉर्म में आते हैं, तो पेयरिंग की फॉर्म में आने के समय, जैसे मैं इसको डार्क कर रही हूँ, एक डार्क हो गया और एक लाइट हो गया, जो तुम्हें क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये दो क्रोमोजोम है, ये हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, टेट्राड। यानी देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी एक क्रोमोजोम जो है टेट्राड की फॉर्म में दिख रहे हैं। 4 इसमें यूनिट दिख रही है। इसको भी मैं एक को डार्क कर देती हूँ और एक को लाइट कर रही हूँ, ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये दो जो है ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, जो कि पास पास आ गए हैं। ठीक है, तो जाइगोटीन में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोजोम क्या करते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब ये बात भी समझ में आ गई कि टोटल 46 क्रोमोजोम पहले फॉर्म होंगे, और उसमें से जो पेयर वाले होते हैं वो पास पास हो जाते हैं, और उन जो पेयर कर रहे हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं, हम होमोलोगस क्रोमोजोम कह रहे हैं। अब जाइगोटीन के बाद अपन नेक्स्ट जो मैंने बताई थी तुम्हें, पैकाइटीन। पैकाइटीन में स्टूडेंट्स होता क्या है, पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। और मैंने कहा था जब होमोलोगस क्रोमोजोम पास पास आते हैं तो वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, इस तरह से पास पास सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स। ये सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन पैकाइटीन। पैकाइटीन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जीन। किसमें होता है एक्सचेंज ऑफ जीन, सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। अब सॉरी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। अभी मैं बताती हूँ कौन से सिस्टर है और कौन से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। देखो ये न्यूक्लियोलस है। अब एक तो मैंने ये बनाया, ठीक है, एक मैंने ये बनाया, इसमें मैंने ये डार्क कर दिया और ये लाइट कर दिया। तो ये जो दो आपस में हैं ये तो सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, और ये यानी दो होमोलोगस क्रोमोजोम जो अलग अलग है उनके बीच के जो क्रोमेटिड है उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो पास पास आते हैं। अब ये देखो, इसकी नेक्स्ट जो मैं डायग्राम बनाऊंगी उस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि होता क्या है। कि जैसे ये है, ये दूसरा वाला इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे, तो जब ये इसके ऊपर इस तरीके से आ रहा है तो आने से अल्टीमेटली होता क्या है कि क्या फॉर्म हो रहा है इससे, अल्टीमेटली ये क्रॉस फॉर्म हो रहा है, और क्रॉस ही क्या करता है, अल्टीमेटली एक्सचेंज ऑफ जीन कर रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ जीन के कारण ये दो होमोलोगस क्रोमोजोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर मैंने बताया ये जो दोनों के अलग अलग क्रोमेटिड होते हैं, इनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पास पास आते हैं, और पास पास आके वो क्या कर रहे हैं, मेनली पैकाइटीन में क्या बोला मैंने, एक्सचेंज ऑफ जीन, एक्सचेंज ऑफ जीन। फिर नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं अपन डिप्लोटीन। अब क्योंकि ये दो होमोलोगस क्रोमोजोम पास पास आए हैं, तो पास पास आने के बाद
अब ये क्या होंगे, अब ये दूर होने की कोशिश करेंगे। तो जब ये दो पास पास आए हुए, आप देखो कोई रस्सी की एक सिरा हमने गुथा हुआ है, पर उसको जब हम रिलीज करना स्टार्ट होते हैं तो वो कई जगह से क्या होते हैं, इस तरह से क्रॉस बने हुए हमें दिखाई देते हैं। तो वो क्या दूर आना स्टार्ट होते हैं। जब वो दूर जाना स्टार्ट होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस हमें एक की जगह नहीं, काफी जगह ऐसा दिखाई देता है क्रॉस। एक तो ये क्रॉस हो गया, कई बार क्या होता है, या नीचे की तरफ से भी ये आपस में क्रॉस हो जाते हैं। तो क्लियरली ये जो एक्स स्ट्रक्चर मैंने वहां बताई आपको, जहां क्रॉसिंग ओवर बोला था, ये एक्स स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम दूंगी, क्याज्मा। इसे क्या बोल रही हूं मैं, क्याज्मा, जो कि हमें दिखता किसमें है, डिप्लोटीन में। हालांकि बन तो इसमें भी जा रहा है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ जीन तभी होगा जब ये क्रॉस बनेगा, बट यहाँ पे क्लियर दिखता नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट ने यहाँ पे केवल इतना बोला था कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जीन हो रहा है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। बट डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में दो होमोलोगस क्रोमोजोम, यानी जब वो ये जो दो पास पास आके एक्स बनाए थे क्रोमोजोम ने, ये जब दूर होना स्टार्ट होते हैं तो ये केवल एक ही जगह से नहीं, काफी जगह से क्या होते हैं, एक दूसरे में उलझे हुए दिखाई देने के कारण ये एक्स स्ट्रक्चर यानी क्याज्मा क्लियरली दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब वो क्लियरली दिखते हैं तो है ना, हम इसीलिए बोलते हैं कि क्याज्मा फॉर्मेशन कौन सी स्टेज में होता है, डिप्लोटीन में होता है। किसमें होता है, डिप्लोटीन में। अब क्या होता है, ये पूरे के पूरे से दूर होना, और इसी स्टेज में ये सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम, ठीक है। अब इसी स्टेज में मैं बताऊंगी स्टूडेंट्स, ये सेंट्रोसोम दूर आना, एक सेंट्रोसोम सेंट्रियोल दूर आना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म। एक तो क्याज्मा फॉर्मेशन हो गया। क्याज्मा फॉर्मेशन के साथ इसी स्टेज में धीरे धीरे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। ये भी अब थोड़ा दूर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे ये थोड़े थोड़े दूर आ रहे हैं ये। और जो एक्सचेंज ऑफ जीन है वो मैं कैसे बताना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स, एक्सचेंज ऑफ जीन में देखो, यहाँ पे एक मैंने लाइट, इसके साथ तो लाइट जोड़ दिया और इसके साथ एक डार्क जोड़ दिया, तो यानी ये एक्सचेंज ऑफ जीन हो गया। और एक सेंट्रियोल यहाँ पर है, दूसरा सेंट्रियोल इस तरफ आना स्टार्ट हो गया, और ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता ही है। नेक्स्ट जब मैं आती हूँ किस पे, डाइकाइनेसिस पे। डाइकाइनेसिस पे जब मैं आ रही हूँ, तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है स्टूडेंट, डाइकाइनेसिस में अल्टीमेटली अब लास्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई है, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है, क्याज्मा बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ठीक है। पूरे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो जाता है, और एक क्रोमोसोम जो है इस तरफ लगा हुआ दिखता है हमें, और दूसरा क्रोमोसोम इस तरफ, जिसमें से ये तो पूरा मैं डार्क बना रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा ये लाइट हो गया, और इसमें ये लाइट है और थोड़ा सा डार्क ही हो गया, यानी इस तरह। तो अब आते हैं अपन मेटाफेज में। मेटाफेज फर्स्ट में, मेटाफेज फर्स्ट में अगेन यहाँ पे मैं सेम डायग्राम बनाऊंगी, पर मैं बताऊंगी कि इसमें होता क्या है। ये वहां पे तो अटैच होना स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, ये अटैच हो रहे हैं कंप्लीटली इस स्पिंडल फाइबर से। और 40 मैंने आपको बताया 46 में से 43 जो होते हैं वो तो कहाँ लग जाते हैं, ऊपर की तरफ, यहाँ इस जगह पे अरेंज हो जाते हैं। और 46 में से 23 तो यहाँ ऊपर अरेंज हो जाते हैं, और 23 यहाँ नीचे की तरफ अरेंज होते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक ये जुड़ा हुआ है जो एक्सचेंज ऑफ जीन हुआ है इसके अंदर। तो 23 जो है वो ऊपर की तरफ और 23 नीचे की तरफ मेटाफेज के दौरान अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट मेटाफेजिक प्लेट नहीं बनती है, ये ऊपर बना और ये नीचे की तरफ अरेंज हो गए। अब इसमें स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होगा स्टूडेंट्स, एक क्रोमोजोम ऊपर लगा यानी 23 ऊपर लगे हैं तो 23 क्रोमोजोम ऊपर जाएंगे और 23 ही नीचे की तरफ आएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट क्या है आपकी एनाफेज। एनाफेज में अपन क्या बोलेंगे, 23 से ही बता देती हूँ मैं, 23 क्रोमोजोम टूवर्ड 23 क्रोमोजोम मूव टूवर्ड अपवर्ड
direction and another 23 chromosome moved toward downward direction. ठीक है, या अपन कहेंगे कि 23 और 23 ये अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं. क्लियर, समझ में आया? तो अब क्या हुआ, इसको अपन यदि डायग्राम की फॉर्म में देखें तो डायग्राम की फॉर्म में मैं कैसे बताऊंगी, ये ऊपर बता देती हूँ. एक ये ऊपर की तरफ मूव कर गया है, इसमें ये कंप्लीट आपका डार्क था, थोड़ा सा लाइट मैंने यहाँ बताया था आपको. ठीक है, ये नीचे की तरफ मूव कर गया है. एक से मैंने बताया है, बाकी 23 मैं क्लियर कर चुकी हूँ उसका क्या मतलब है. ठीक है, और ये बीच में से ये पूरा डिसअपियर हो चुका है, ये नहीं है ना, ये ऊपर जा रहे हैं और ये नीचे आ रहे हैं. ठीक है, देयर आफ्टर नेक्स्ट जो है एनाफेज के बाद लास्ट लेते हैं अपन टीलोफेज. अच्छा, ये एनाफेज भी फर्स्ट ही था, ये एनाफेज फर्स्ट, और अगेन अब आते हैं अपन टीलोफेज फर्स्ट पे. टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, टीलोफेज फर्स्ट में अगेन वही कि आपकी ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है, न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाती है, क्रोमेटिन फाइबर बन जाते हैं इसमें अगेन, और बनने के बाद ये सेंट्रोसोम बन गया. अब कई बार क्या होता है, कुछ सेल में आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस, यानी फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है, और कुछ सेल्स में क्या होता है कि अगेन ये न्यूक्लियर डिवीजन यानी मियोसिस सेकंड अल्टीमेट, किसी में इंटरफेज होती है, बहुत कम समय के लिए इंटरफेज सेकंड आती है, फ्यू टाइम, फॉर द फ्यू टाइम, और किसी में ये क्या हो जाती है, नहीं आती है बिल्कुल भी, यानी इंटरफेज सेकंड किसी में तो फ्यू टाइम के लिए आ रही है और किसी में ये बिल्कुल भी नहीं आती है, और आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, मियोसिस सेकंड. मियोसिस सेकंड बिल्कुल कैसा होता है, जैसा मैंने प्रोफेज बताया था. प्रोफेज में मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में ये क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं. मैं एक बार सेंट्रोसोम यहाँ बनाऊंगी जो तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएगा. ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर डिसअपियर, आपके ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, प्रोफेज सेकंड की बात करूं. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट में जैसे यहीं पर ही हम देखें, ये जो होता है एक सेंट्रियोल यहाँ, दूसरा सेंट्रियोल मूव करना स्टार्ट हो जाता है. अगेन यहाँ एक सेंट्रियोल, दूसरा सेंट्रियोल मूव करना स्टार्ट हो जाता है. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर. क्रोमोसोम जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये सेंट्रोसोम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट, यानी यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती हुई दिख रही है, यहाँ पे भी ये डिसअपियर हो जाएगी आपकी. ठीक है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होनी स्टार्ट हो जाती है, क्रोमेटिन फाइबर किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्रोमोसोम में. एक सेंट्रियोल दूसरी तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज सेकंड में. फिर आते हैं अपन नेक्स्ट स्टेज पे. नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, मेटाफेजिक प्लेट बन चुकी होगी ऊपर भी और नीचे भी. ये एक सेंट्रियोल का ऊपर का, बीच में यहाँ पे क्या लग जाएंगे, क्रोमोसोम. फिर सेम यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे फिर क्रोमोसोम लग गए. ये हो गया आपका मेटाफेज सेकंड. मेटाफेज सेकंड में ये हुआ. फिर आते हैं अपन एनाफेज सेकंड. एनाफेज सेकंड में क्या होता है, एनाफेज सेकंड में अगेन सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है बीच में से, और स्प्लिट होने के बाद ये है ना, इसका जस्ट हाफ, यानी ये दो क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो सेम यहाँ पे भी दो क्रोमोसोम नीचे, यानी ये बिल्कुल सेम टू सेम होता है जैसे मैंने माइटोसिस पढ़ाया था. ठीक है, सेम यहाँ पे भी. ठीक है, ये दोनों तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं. फिर आते हैं अपन टीलोफेज.
टेलोफेज सेकंड में क्या होता है, टेलोफेज सेकंड में आपके ये जो होते हैं, अब अल्टीमेटली अब देखो यहाँ से ये गए तो यहाँ पे 2 से अब क्या बन जाएंगे 4, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, एक ये और एक ये, ठीक है, 4 न्यूक्लियस बन गए। ये सेंट्रोसोम डेवलप्ड हो गए, न्यूक्लियोलस डेवलप्ड होगी, न्यूक्लियोलस के बाद क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो गए। अब इसके बाद क्या होगा, ये तो हो गया कैरियोकाइनेसिस। अब क्या होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में वही, यदि अपन एनिमल सेल की बात करें तो इन्वेजिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है, इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ड्यू टू इन्वेजिनेशन एंड इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन अल्टीमेटली क्या होती हैं 4 सेल फॉर्म हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सेंट्रोसोम है ही अपने पास। और वहां पे यदि हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में क्या होगा, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, पहले सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा और उसके अलावा क्या होगा, सेल प्लेट फॉर्मेशन और उसके सेल प्लेट से अल्टीमेटली फूड आपकी क्या बन जाएंगी, सेल्स बन जाएंगी। तो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली थी कि जब हमने माइटोसिस पढ़ा तो कितनी सेल्स बनी थी, 2 सेल्स, पर जब अपन मियोसिस पढ़ रहे हैं तो मियोसिस में अल्टीमेटली एंडिंग में, मियोसिस की एंडिंग में, मियोसिस हमेशा 2 रहता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस की एंडिंग में अल्टीमेटली होता क्या है, 4 सेल बनती हैं। क्रोमोसोम नंबर हाफ क्यों रह जाते हैं, क्यों रह जाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये बताया था तुम्हें कि एक क्रोमोसोम ऊपर जाता है और एक क्रोमोसोम, यानी लगभग मैंने यहाँ ये बात बोली है कि 46 में से 23 ऊपर और 23 ही नीचे जाते हैं क्रोमोसोम। इसलिए ऐसा होता है कि कंप्लीट आपके क्रोमोसोम नंबर स्टार्टिंग में जो 46 होते हैं वो कितने रह जाते हैं, 23 ही रह जाते हैं आपके, ठीक है। ये क्लियर हुआ। एक बार और क्विक रिवीजन मैं मियोसिस का तुम्हें ले रही हूँ कि मियोसिस में मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ रह जाते हैं, मियोसिस 1 और 2 रहता है। मियोसिस 1 में क्या होता है, इंटरफेज 1 में वही स्टेजेस रहती हैं, G1S G2। उसके बाद मैंने बताया कि इसमें कैरियोकाइनेसिस में एम फेज में प्रोफेज 1 रहता है, जिसमें लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस रहता है। फिर आते हैं अपन मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 की लैप्टोटीन में क्या होता है, सबसे पहले ये क्रोमेटिन फाइबर जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें न्यूक्लियोलस जो होती है, बस मेन इतना रहता है कि क्रोमोसोम बनते हैं। उसके बाद जाइगोटीन में क्या होता है, जैसे मैंने बताया 46 क्रोमोसोम बने, 46 में फिर पेयरिंग होनी स्टार्ट होती है, यानी 23 पेयर बनने स्टार्ट होते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसमें होता क्या है कि होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग का मतलब मैंने बता ही दिया कि 23 पेयर्स बन रहे हैं। इसमें मैंने पहले ये बात बोली थी कि बाइवैलेंट बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाइवैलेंट ही पहले है ना 4 में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं अपन, टेट्रावैलेंट कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें 4 क्रोमेटिड दिख रहे हैं। अब ये जो पास वाले क्रोमेटिड होते हैं, मैं एक बार लिख भी देती हूँ, ये दोनों, इनको तो क्या बोलते हैं अपन, सिस्टर क्रोमेटिड। इनको क्या बोलते हैं अपन, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। बट जो ये अलग अलग है, एक ये डार्क है और एक ये लाइट है, इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि जो क्रॉसिंग ओवर मैं तुम्हें बताऊंगी वो क्रॉसिंग ओवर किस किस के बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में नहीं होता है। अब आते हैं पैकाइटिन। पैकाइटिन में मैंने बताया था ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पास आते हैं, और पास आके ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ जीन कर रहे हैं। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे क्याजमा बन जाता है, बट वो अपीयर नहीं होता है, बस पास होता है। अपीयर कब होगा, जब ये एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट होते हैं। तो उस दौरान जब ये अलग हो रहे होते हैं तो काफी जगह पे ये एक दूसरे से मिलते हुए दिखते हैं और ऐसा क्लियर एक्स दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि डिप्लोटीन में हमें क्या दिखता है, क्याजमा फॉर्मेशन होता है। मैंने यहाँ पे ये भी बोला कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, सेंट्रियोल जो होता है वो दूसरी तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, किसमें, डिप्लोटीन में। पैकाइटिन में एक्सचेंज ऑफ जीन और डिप्लोटीन में क्याजमा फॉर्मेशन, ये होता है मेनली। फिर आते हैं अपन कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो रही है, सेंट्रियोल दूसरी तरफ जा रहा है। डाइकाइनेसिस में भी पहली स्ट्रक्चर में तो हमें यही बताना है कि एक तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल डिसअपियर हो रही है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रही है, आपके ये बन चुके हैं दोनों के दोनों क्रोमेटिड। इसमें ये आपके क्लियर पता चल रहा है कि इसमें एक्सचेंज ऑफ जीन हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये सेंट्रियोल दूसरी तरफ लगभग पहुंच ही चुका है।
ये अगर अपन यहाँ नहीं भी देखें तो इसमें फिर नेक्स्ट में अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि ये इस तरीके से क्रोमोजोम मेटाफेज 1 में अरेंज होते हैं कि 23 क्रोमोजोम ऊपर की तरफ, 23 नीचे की तरफ। ये तुम्हें समझाने के लिए मैंने केवल एक एक क्रोमोजोम बनाया, बाकी 23 क्रोमोजोम ऊपर की तरफ, 23 क्रोमोजोम नीचे की तरफ अरेंज हो जाते हैं। देयर आफ्टर एनाफेज में क्या होता है, ये 23 ही ऊपर की तरफ, 23 ऊपर वाले ऊपर की तरफ मूव करते हैं, 23 नीचे वाले नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो अल्टीमेटली टीलोफेज में अगेन क्या होता है, क्रोमोजोम क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये क्रोमेटिन फाइबर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है, न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाती है, सेंट्रोसोम दोबारा डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने कहा था कुछ में इंटरफेज सेकंड आती है, कुछ में नहीं आती है, और आ रही है तो फ्यू मिनट के लिए आती है और मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है। कुछ में इसके जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस होता है, फिर न्यूक्लियर डिवीजन दोबारा होता है, और कुछ में क्या होता है डायरेक्ट सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियर डिवीजन सेकंड में क्या होगा कि वापस ये क्रोमोजोम में, प्रोफेज सेकंड में वापस ये क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट होगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट होगी, और सेंट्रियोल जो है दूसरी तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद मेटाफेज सेकंड में मैंने बताया कि ये बीच में अरेंज हो जाते हैं। अरेंज होने के बाद एनाफेज में ये सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट होगा बीच में से, और स्प्लिट होने के बाद हाफ जो होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे क्रोमोजोम, और हाफ होंगे वो नीचे की, हाफ नहीं, बीच में से स्प्लिट होके उतनी ही क्वांटिटी में ऊपर और दोनों तरफ चले जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके अल्टीमेटली क्या होता है, 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं, और अब आपके क्या होता है, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, और साइटोकाइनेसिस के में वही इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यदि अपन किसको देख रहे हैं, एनिमल सेल को देख रहे हैं, एनिमल सेल में मैंने पहले भी बताया क्या होता है, इनफोल्डिंग। इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन से साइटोकाइनेसिस होता है। और प्लांट सेल में क्यों किससे हो रहा है, प्लांट सेल में फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। सेल प्लेट के फॉर्मेशन से होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट से आपकी क्या होती हैं, 4 न्यूक्लियस 4 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं यदि इंपॉर्टेंस देखें तो इंपॉर्टेंस में पहले भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर चुकी हूँ। माइटोसिस की देखें तो माइटोसिस में तो मैंने बताया था कि ये क्या करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रहता है। किस लिए रहता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और यदि हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या होता है, वेरिएशंस डेवलप्ड इन नेक्स्ट जनरेशन। अब ये वेरिएशंस क्यों डेवलप्ड होती हैं, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जीन, ये ध्यान रखना। ये मेन इंपॉर्टेंट जो कि माइटोसिस और मियोसिस की होती है। तो ये वाला चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया।